तो चलिए बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम हाइपरबोला डिस्कस करने जा रहे हैं। जो भी बच्चे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठने जा रहे हैं या फिर कोई बच्चा क्लास 11th का फाइनल एग्जाम देने जा रहा है, बेटा हाइपरबोला मिलने के चांसेस आपको बहुत ज्यादा हाई हैं। ये एक्चुअल में इंपॉर्टेंट कंसेप्ट माना जाता है, ठीक है ना। तो इस वीडियो में मैं हाइपरबोला के एक एक पॉइंट को एकदम इजी करके आपको एक्सप्लेन करूंगा। बस आपको एकदम ध्यान से इस वीडियो को देखना है, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, जिस तरह से मैंने आपको सर्कल के विषय में बताया था कि किसी भी पॉइंट को आप फिक्स कर दो और फिर सारे के सारे पॉइंट्स आप ड्रॉ करो ताकि इस फिक्स पॉइंट से जो डिस्टेंस है वो क्या रहे, सेम रहे। तो अपने आप ही बेटा आपके पास में क्या बन जाएगा, सर्कल बन जाएगा। इसी तरह से मैंने आपको एलिप्स के भी बारे में बताया था। क्या बताया था? इसमें दो पॉइंट्स रखने होते हैं, F1 एंड F2, और कोई भी पॉइंट आप अगर लेते हो इसके आले द्वाले ताकि उसका डिस्टेंस जो F1 से है प्लस उसका डिस्टेंस जो F2 से है वो हमेशा बराबर हो किसी दूसरे पॉइंट से, ठीक है ना। मतलब इफ दिस इज P पॉइंट, P का जो F1 से डिस्टेंस है दैट इज PF1 एंड P का जो F2 से डिस्टेंस है दैट इज PF2, ठीक है ना। वो बराबर होना चाहिए सभी पॉइंट्स के लिए। अब नेक्स्ट पॉइंट मैंने लिया Q का जो F1 से डिस्टेंस है दैट इज QF1, Q का जो F2 से डिस्टेंस है दैट इज QF2, ठीक है ना। तो PF1 प्लस PF2 इज इक्वल टू QF1 प्लस QF2। तो अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो अपने आप ही जब आप उन सारी डॉट्स को कनेक्ट करेंगे ना, वो आपके पास में एक एलिप्स बन जाएगा, ठीक है ना। तो आज बेटा मैं आपको हाइपरबोला के बारे में बताने जा रहा हूं। हाइपरबोला के अंदर भी दो ही पॉइंट्स होते हैं। लेट अस सपोज एक पॉइंट है F1 और दूसरा पॉइंट है F2। अगर मैंने एक पॉइंट इसके स्पेस में बनाया सच दैट कि इस पॉइंट का जो डिस्टेंस F1 से है और इस पॉइंट का जो डिस्टेंस F2 से है, मान लो ये P पॉइंट है, P का जो F2 से डिस्टेंस है दैट इज PF2 एंड P का जो F1 से डिस्टेंस है दैट इज PF1, ठीक है ना। और इन दोनों की जो सब्ट्रैक्शन है वो सारे पॉइंट्स के लिए क्या हो, सेम हो। तो लेट अस सपोज मैंने एक और पॉइंट लिया Q। तो अगर Q को मैं इस तरह से रखता हूं ताकि इसका डिस्टेंस F2 से माइनस इसका डिस्टेंस F1 से, मतलब QF2 माइनस QF1 बराबर होना चाहिए किससे, PF2 माइनस PF1 से। इसी तरह से मान लो मैंने एक और डिस्टेंस लिया R का भी डिस्टेंस क्या होना चाहिए, R का भी डिस्टेंस होना चाहिए RF2 एंड RF1, मतलब RF2 माइनस RF1, ठीक है। तो मतलब PF2 माइनस PF1, QF2 माइनस QF1, RF2 माइनस RF1 अगर सेम आते हैं तो हम समझ लेंगे कि ये हाइपरबोला है। तो मतलब हाइपरबोला एक ऐसी ज्योमेट्रिकल फिगर है सच दैट जितने भी पॉइंट्स उस ज्योमेट्रिकल फिगर के ऊपर आ रहे हैं उन सारे के सारे पॉइंट्स के जो फोकस से डिस्टेंस के सब्ट्रैक्शंस हैं वो इक्वल हों। ऐसे की ज्योमेट्री को हम बोलते हैं हाइपरबोला। अब एक चीज नोटिस करो कि ये हाइपरबोला एलिप्स से उल्टा है। एलिप्स के अंदर क्या होते थे, जितने भी पॉइंट्स होते थे ना भाई साहब, वो सारे के सारे पॉइंट्स का फोकाई से डिस्टेंस का सम इक्वल होता था। हाइपरबोला में जितने भी पॉइंट्स होते हैं उन सारे के सारे पॉइंट्स का सब्ट्रैक्शन इक्वल है, ठीक है ना। फोकस से जो सब्ट्रैक्शन है वो इक्वल है। तो हो गया ना ये उल्टा, ठीक है। अब इसी प्रकार से हम अपने दिमाग के किसी कॉर्नर में एक पिक्चर बनाकर रखेंगे कि अगर किसी भी एलिप्स को इस तरह से ब्रेक कर दिया जाए और ब्रेक कर कर इसके कर्वेचर्स को ऐसे टर्न कर दिया जाए, मतलब ये वाला कर्वेचर बन जाए ये और ये वाला कर्वेचर बन जाए ये, तो ये अपने आप ही आपको क्या मिल जाएगा, ये अपने आप ही आपको हाइपरबोला मिल जाएगा। गॉट इट? ओके। अब हाइपरबोला के ना बारे में आपने एक पिक्चर बना ली अपने दिमाग में। अब आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना या इसके साथ में जुड़ी हुई चीजों को समझना बहुत आसान लगेगा, ठीक है ना। ओके, तो डेफिनेशन बच्चों हाइपरबोला की ये है, ये एक ऐसी ज्योमेट्रिकल फिगर है जिसके सारे के सारे पॉइंट्स के जो डिफरेंसेस हैं, है ना, के जो डिफरेंसेस है फ्रॉम द रिस्पेक्टिव फोकसेस वो हमेशा क्या होते हैं, सेम होते हैं, ठीक है ना। तो दिस इज आवर डेफिनेशन ऑफ हाइपरबोला। कोई पूछेगा नहीं, घबराओ मत, ठीक है, पर पता होनी चाहिए, क्वेश्चन में ये अप्लाई होता है, ठीक है। अब अगली बात है कौन कौन सी चीजें जुड़ी हुई हैं हाइपरबोला के साथ में, ठीक है ना। इसको हम एकदम डिटेल में पढ़ेंगे। देखिए
जनरली बेटा हमारे पास में दो प्रकार के हाइपरबोलास बनते हैं, ठीक है ना। एक हाइपरबोला तो हमारे पास होता है कुछ इस प्रकार का, ठीक है, और दूसरा हाइपरबोला हमारे पास होता है कुछ इस प्रकार का, ठीक है जी, ऐसे का, ठीक है। तो अब समझ लेना हाइपरबोलाज कैसे बनते हैं, एलिप्स को बीच में से तोड़कर उसके कर्वेचर्स को उल्टा करके। तो एलिप्स क्योंकि हमारे पास दो प्रकार के हो सकते हैं, एक वर्टिकल एलिप्स और एक हॉरिजॉन्टल एलिप्स। तो अगर हॉरिजॉन्टल एलिप्स को तोड़कर उल्टा करेंगे तो ये बनेगा, अगर वर्टिकल एलिप्स को तोड़कर उल्टा करेंगे तो ये बनेगा, ठीक है ना। अब अगली बात, हाइपरबोला के पास में बेटा 7 चीजें होती हैं कुल मिलाकर, उन 7 की 7 चीजों के नाम मैं यहां पर लिखने जा रहा हूं। सबसे पहली चीज हाइपरबोला की हम कंसिडर करते हैं, दैट इज फोकस, ये मेन है, ठीक है। दूसरी चीज हाइपरबोला के पास में होती है वर्टिसेस, ठीक है। तीसरी चीज हाइपरबोला के पास में होती है ट्रांसवर्स एक्सिस, चौथी चीज हाइपरबोला के पास में होती है कॉन्जुगेट एक्सिस, पांचवी चीज हाइपरबोला की हम कंसिडर करते हैं इसका लेटस रेक्टम, ठीक है ना। सिक्स्थ थिंग हाइपरबोला की होती है इसकी डायरेक्ट्रिसेस, एंड सेवेंथ चीज हाइपरबोला की हम मानकर चलते हैं इसेंट्रिसिटी, ओके। तो हाइपरबोला के बारे में अगर आप पूरा का पूरा जानना चाहते हैं ना, तो आपको ये सारी की सारी चीजें हाइपरबोला की पता होनी चाहिए, फिर आप ऐसा सोच सकते हैं कि आप हाइपरबोला को पूरा जानते हैं, ठीक है जी। एक चीज आप और इसमें मान लो, दैट इज इट्स सेंटर, ये मैंने लिखा नहीं है यहां पे, ठीक है। तो कितनी चीजें हो गई, 8 चीजें हो गई, ठीक है। इन 8 की 8 चीजों में से ये जो लेटस रेक्टम वाली चीज है ना, ये मैं आपको डिराइव करके बताऊंगा प्रॉपरली, इसका फॉर्मूला आपको तब कैप्चर में आएगा। ऑलरेडी मैंने एलिप्स में भी बताया था, पर बाकी की 7 चीजें नॉर्मली आपको इस डायग्राम में समझ में आ जाएगी। ये 8वीं चीज को हम प्रॉपर वे से देखेंगे अलग से, ठीक है, ओके। तो सबसे पहले ये हमारे पास में जो हाइपरबोला है ना, ये हाइपरबोला जोनसे वाले एक्सिस के ऊपर, जोनसे वाले एक्सिस के ऊपर बेटा लेटा हुआ है, उस एक्सिस को हम नाम देते हैं ट्रांसवर्स एक्सिस, ठीक है ना। और इसके एक परपेंडिकुलर इस प्रकार से भी एक्सिस जा रहा होता है, इस एक्सिस को हम नाम देते हैं कॉन्जुगेट एक्सिस, ठीक है जी। तो कॉन्जुगेट एक्सिस वो एक्सिस होता है जो इस हाइपरबोला के परपेंडिकुलर जा रहा होता है, ट्रांसवर्स एक्सिस वो एक्सिस होता है जो हाइपरबोला के बीचों बीच इस प्रकार जा रहा होता है, समझ गए। अब एक बात मैं आपको और बता दूं कि ये ट्रांसवर्स एक्सिस जो होता है ना, वो एक तरह से यहां से शुरू होने वाला होता है और यहां पर अंत हो जाता है इसका, तो मतलब यहां से शुरू होकर यहां पर इसका अंत हो जाता है, दिस इज आवर ट्रांसवर्स एक्सिस। इसी प्रकार ये जो कॉन्जुगेट एक्सिस होता है, ये इससे होता है, यहां से लेकर यहां तक इसका लेंथ होता है। तो जनरली ये जो हमारा ट्रांसवर्स एक्सिस है, हम इसकी लेंथ को हमेशा मानकर चलते हैं 2a, और हमारा ये जो कॉन्जुगेट एक्सिस है, हम इसकी लेंथ को हमेशा मानकर चलते हैं 2b, गॉट इट। तो पहली चीज ट्रांसवर्स एक्सिस समझ में आ गया, कॉन्जुगेट एक्सिस समझ में आ गया। तो बेटा ट्रांसवर्स एक्सिस की कितनी लेंथ होती है, ट्रांसवर्स एक्सिस की लेंथ होती है 2a, और कॉन्जुगेट एक्सिस की कितनी लेंथ होती है 2b। तो पहली चीज तो समझ में आ गई। अब ये जो पॉइंट होते हैं जहां पर ये ट्रांसवर्स एक्सिस एंड कॉन्जुगेट एक्सिस इंटरसेक्ट कर जा रहा होता है, दिस पॉइंट इज बेसिकली नोन एज सेंटर, ठीक है ना। तो इस केस में मैं सेंटर किसको मान रहा हूं, 0,0, तो ऐसे वाले में सेंटर हो गया हमारा 0,0, वेरी क्लियर, ठीक है ना, ओके। अब अगली बात आती है हमारे पास में फोकस। बेटा 2 फोकस होते हैं इसके पास भी, एक फोकस होता है कुछ यहां, दूसरा फोकस होता है यहां। मान लो ये वाला फोकस है F1 और ये वाला फोकस है F2, ठीक है जी। अगेन हम इस बार भी फोकस को किससे डिनोट करते हैं, C से डिनोट करते हैं। तो क्योंकि ये सेंटर के इस साइड आया है, तो इसलिए मैंने इसको क्या बोला, -C,0, और ये सेंटर के इस साइड आया है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, +C,0,
प्लस c कॉमा 0। तो हमारा बेटा फोकस क्या बना, प्लस माइनस c कॉमा 0। गॉट इट। इसके बाद अब क्योंकि ये सेंटर है और इस पूरे की लेंथ है 2a, तो मतलब इतनी लेंथ a होगी और इतनी लेंथ क्या होगी, अगेन a। तो मैं इसके ये वाले जो दो कोऑर्डिनेट्स होते हैं ना, इन दो कोऑर्डिनेट्स को क्या लिख सकता हूं, ये वाला कोऑर्डिनेट है माइनस a कॉमा 0, ये वाला कोऑर्डिनेट है a कॉमा 0। ठीक है जी। और क्योंकि ये माइनस a कॉमा 0 है और ये a कॉमा 0 है, तो ये दोनों ही कहलाएंगे वर्टिसेस। ठीक है ना। तो वर्टिसेस क्या होंगे, माइनस a कॉमा 0 एंड प्लस a कॉमा 0। आई होप सो आपको सेंटर भी समझ में आ गया, आपको फोकस भी समझ में आ गया, आपको वर्टिसेस भी आ गए, आपको ट्रांसवर्स एक्सिस भी आ गया और आपको कॉन्जुगेट एक्सिस भी आ गया समझ में। ठीक है ना। ओके, लेटस रेक्टम का फॉर्मूला मैं डिराइव करवाऊंगा, बट अभी के लिए मैं आपको ये बता देता हूं कि लेटस रेक्टम एक तरह से एलिप्स जितना ही होगा। एलिप्स के सिचुएशन में मैंने आपको बताया था ना कि जब भी कभी भी ऐसे फोकस में से कोई लाइन पास होती है और उस लाइन की जो लेंथ होती है दैट इज नोन एज लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। ठीक है ना। तो लेटस रेक्टम की बेटा लेंथ कितनी मानी गई थी, 2b स्क्वायर अपॉन a। ठीक है ना। तो याद रखना लेटस रेक्टम की जो लेंथ होती है दैट इज 2b स्क्वायर अपॉन a, ये आपको याद होनी चाहिए। ठीक है। अब अगली बात आ गई और सबसे मेन बात आ गई अगेन, दैट इज डायरेक्ट्रिसेस। देखो बेटा, डायरेक्ट्रिसेस इससे पहले हमने पढ़े थे पैराबोला में, है ना। तो जब हमने पैराबोला में बेटा डायरेक्ट्रिसेस पढ़े थे तो वो डायरेक्ट्रिसेस कैसे आए थे, तो वो डायरेक्ट्रिसेस आए थे कुछ इस तरह से। ठीक है। मतलब इफ दिस इज आवर पैराबोला तो ये डायरेक्ट्रिक्स हम ऐसे ड्रॉ किया करते थे, याद है ना। अब की बारी भी डायरेक्ट्रिसेस इसी प्रकार ही आएंगे। ठीक है ना। लेट अस सपोज ये मेरे पास में हाइपरबोला है इस तरह का। अगर मेरे को इसका डायरेक्ट्रिक्स ड्रॉ करना है ना, तो डायरेक्ट्रिक्स हमेशा क्लोज्ड वाले कर्वेचर वाली साइड पे ड्रॉ किया जाता है। याद करो पैराबोला में भी ये क्लोज्ड वाला कर्वेचर था ना, एंड दिस वाज ओपन एंड, तो क्लोज्ड वाले कर्वेचर के सामने हम ड्रॉ करते थे, है ना। तो उसी प्रकार ये क्लोज्ड वाला कर्वेचर है, इसके सामने मैं एक लाइन जो ड्रॉ करूंगा और यहां पर भी जो मैं लाइन ड्रॉ करूंगा, ये दोनों लाइंस कहलाएंगी डायरेक्ट्रिसेस। आई होप सो दिस इज वेरी क्लियर टू यू। ठीक है ना। तो दो डायरेक्ट्रिसेस हुआ करते हैं किसी भी हाइपरबोला के पास में, एक होता है इस साइड और दूसरा होता है इस साइड, क्योंकि दो दो कर्वेचर्स हैं तो दो दो डायरेक्ट्रिसेस होंगे। अब सवाल उठता है कि पैराबोला में तो ये रूल था कि सेंटर से जितनी दूर फोकस है उतनी ही दूर हमें क्या बनाना होता था, डायरेक्ट्रिक्स। मतलब इफ दिस वाज f एंड दिस विल आल्सो बी f, सेंटर से जितनी दूर फोकस है उतनी ही दूर क्या होना चाहिए था, डायरेक्ट्रिक्स। इस केस में क्या है, इस केस में लेट अस सपोज ये हमारा एक्सिस है और ये भी हमारा एक्सिस है। ठीक है ना। ये डायरेक्ट्रिक्स है और ये हमारा डायरेक्ट्रिक्स है। इस केस में ये जो डायरेक्ट्रिक्स का डिस्टेंस होता है सेंटर से, वो होता है a स्क्वायर अपॉन c। ये याद रखने वाली बात है, इसको याद रखना। ठीक है ना। तो डायरेक्ट्रिक्स का डिस्टेंस बेटा सेंटर से कितना होता है, जितना डिस्टेंस किसी भी ट्रांसवर्स एक्सिस की आधी लेंथ का है उसका स्क्वायर अपॉन जितना डिस्टेंस किसी भी फोकस तक का है उसकी डिविडेशन के बराबर है। तो सिमिलरली अगर मैं बात करूं कि ये डायरेक्ट्रिक्स इस साइड ड्रॉ किया गया तो ये इसके आगे माइनस लग जाएगा। ठीक है ना। तो x विल बी इक्वल टू माइनस a स्क्वायर अपॉन c। अब यहां से जब मैंने इधर ड्रॉ किया तो x किसके बराबर होगा, प्लस a स्क्वायर अपॉन c। गॉट इट। तो बेटा दो डायरेक्ट्रिसेस हमारे पास हुआ करते हैं और याद रखना ये डायरेक्ट्रिसेस फोकस से नजदीक होते हैं। ठीक है ना। तो इसी कारण से हम क्या मानकर चलते हैं कि a स्क्वायर अपॉन c इस डायरेक्ट्रिक्स का डिस्टेंस है और उधर भी डायरेक्ट्रिक्स का डिस्टेंस कितना है, प्लस a स्क्वायर अपॉन c। तो डायरेक्ट्रिसेस हमारे बने हैं दो, दैट इज प्लस माइनस a स्क्वायर अपॉन c। ठीक है ना। x इज इक्वल टू प्लस माइनस a स्क्वायर अपॉन c। ये है हमारी डायरेक्ट्रिसेस की इक्वेशंस। ठीक है ना। अब बारी आ जाती है इसेंट्रिसिटी की। ठीक है। इसेंट्रिसिटी क्या होता है, इसेंट्रिसिटी होता है कंपैरिजन। एलिप्स के भी टाइम पे मैंने आपको बताया था, आज फिर मैं आपको बता रहा हूं, इसेंट्रिसिटी होता है कंपैरिजन। किस किस के बीच में कंपैरिजन, ये होता है फोकाई डिस्टेंस एंड
ए के बीच में कंपैरिजन। यहां पर ए क्या है, सेमी ट्रांसवर्स एक्सिस को हम क्या बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो ऑब्वियसली आप जानते हो कि ये जो फोकाई का जो डिस्टेंस है और ये जो सेमी ट्रांसवर्स एक्सिस का जो डिस्टेंस है, इनमें से फोकाई का डिस्टेंस इज मच लार्जर, ठीक है ना। तो बेटा अगर फोकाई का डिस्टेंस बड़ा है ए के डिस्टेंस के कंपैरेटिवली, तो हम इसेंट्रिसिटी उसकी क्या लिखेंगे, सी अपॉन ए। आई होप सो दिस इज वेरी क्लियर, ठीक है ना। तो इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला क्या बना, सी अपॉन ए, ठीक है। तो साथ की साथ चीजें हमने समझ ली, इवन हमने लेटस रेक्टम का भी बेसिक समझ लिया, ठीक है ना। तो इसी तरह से ये जो आपका हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला है ये कवर होता है। तो हमने जितने भी टर्म्स थी रिलेटेड टू हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला वो समझ ली। अब देखो, अब वर्टिकल हाइपरबोला समझते समय ना आपको 5 मिनट ही लगेंगे, ठीक है, सारी बातें आ जाएंगी आपको। तो नाउ लेट अस मूव टू आवर वर्टिकल हाइपरबोला। ये दोनों स्टैंडर्ड हाइपरबोलाज माने जाते हैं, हॉरिजॉन्टल भी और वर्टिकल भी। मान लिया जाए हमारे पास में ये हाइपरबोला है वर्टिकल वाला, यहां पर हम जो ड्रॉ करेंगे वो होगी डायरेक्ट्रिसेस, ठीक है जी। तो क्योंकि मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि डायरेक्ट्रिसेस का डिस्टेंस कितना होता है, दिस इज आवर सेंटर 0,0, तो डायरेक्ट्रिसेस का डिस्टेंस कितना होता है, डायरेक्ट्रिसेस का डिस्टेंस होता है a² / c। अब क्योंकि ये y एक्सिस पर ड्रॉ किया गया डायरेक्ट्रिक्स है, तो मैं इसको क्या बोलूंगा, y = a² / c, ठीक है ना। और नीचे की साइड पर जब मैं ड्रॉ करूंगा दैट विल बी y = -a² / c, ठीक है ना। ओके, इसी तरह से इसके पास में भी दो फोकाई होंगे, एक फोकस होगा कुछ यहां और दूसरा फोकस होगा कुछ यहां, ठीक है जी। तो अगेन इस फोकस को मैं क्या नाम दूंगा, 0,c, और इस फोकस को मैं क्या दूंगा, 0,-c, ठीक है ना। तो पहली चीज क्या होती है, सेंटर। तो बेटा सेंटर की वैल्यू क्या है, सेंटर की वैल्यू है 0,0। दूसरी चीज क्या होती है, फोकस। तो बेटा फोकस की क्या वैल्यू है, फोकस की है 0,+-c। तीसरी चीज होती है हमारे पास में वर्टिसेस। तो वर्टिसेस कौन कौन से होंगे, एक ये वाला पॉइंट और एक ये वाला पॉइंट, ये दोनों कहलाए जाएंगे वर्टिसेस, ठीक है। तो मैं इस पॉइंट को क्या बोलूंगा, 0,a, और इस पॉइंट को क्या मैं बोलूंगा, 0,-a, क्योंकि अब की बारी मेरी ये वाली जो लेंथ है ना, दिस इज अ ट्रांसवर्स एक्सिस। और इस ट्रांसवर्स एक्सिस की जो लेंथ होगी वो किसके बराबर होगी, 2a के बराबर, ठीक है ना। और अगर मैं यहां से यहां तक मतलब ये वाली बात करूं, ठीक है ना, ये वाली जो लेंथ होगी ये होगी कॉन्जुगेट एक्सिस, और कॉन्जुगेट एक्सिस की कितनी लेंथ होगी, 2b के बराबर, ठीक है ना। तो हम वर्टिसेस क्या बोलेंगे, हम वर्टिसेस बोलेंगे 0,a एंड 0,-a, ठीक है। तो वर्टिसेस हो गए। आफ्टर दैट ट्रांसवर्स एक्सिस, की लेंथ कितनी है, ट्रांसवर्स एक्सिस की लेंथ इज अगेन 2a, एंड कॉन्जुगेट एक्सिस की लेंथ इसमें मानी जाएगी 2b। गॉट इट। ट्रांसवर्स एक्सिस पता लग गया, कॉन्जुगेट एक्सिस पता लग गया। अब हम बढ़ेंगे अगली चीज के ऊपर, दैट इज इट्स डायरेक्ट्रिसेस। तो बेटा डायरेक्ट्रिक्स कितना है, डायरेक्ट्रिसेस y = +-a² / c। ध्यान देना, डायरेक्ट्रिक्स चाहे हम x एक्सिस पे ड्रॉ कर रहे हैं चाहे y एक्सिस पे ड्रॉ कर रहे हैं, उनके डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर विल रिमेन सेम, ठीक है ना। अगली चीज है हमारे पास इसेंट्रिसिटी। इसेंट्रिसिटी क्या होता है, इसेंट्रिसिटी होता है c/a के बराबर, ठीक है ना। दिस इज द कंपैरिजन ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम फोकाई टू द सेंटर एंड डिस्टेंस फ्रॉम डायरेक्ट्रिक्स टू द सेंटर। ये हो गया हमारे पास इसेंट्रिसिटी। अब एक चीज आप ऑलरेडी जानते हो, दैट इज लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम एक ऐसी लाइन है जो कि फोकाई में से पास करती है और दोनों कर्वेचर के पॉइंट्स को टच करती है। इसका डिस्टेंस क्या होता है, 2b²/a, ठीक है ना। तो फिर दोबारा 8 की 8 चीजें हमने अब किसके लिए पढ़ ली, अब हमने वर्टिकल हाइपरबोला के लिए पढ़ ली, ठीक है ना। वर्टिकल हाइपरबोला के लिए हमने डिस्कस कर ली,
ठीक है जी, ओके। तो इसी के ही साथ में हमारी सारी टर्म्स भी हो गई खत्म और हमारे टाइप्स ऑफ हाइपरबोलास जो दो हुआ करते हैं वो भी आपको समझ में आ गए, ठीक है ना। अब बढ़ते हैं फॉर्मूला फॉर लेटस रेक्टम की तरफ, ठीक है। देखो लेटस रेक्टम का ये जो 2b² फॉर्मूला है ना, ये एलिप्स में भी हमने निकाला था और सेम टू सेम स्ट्रेटेजी ही हम हाइपरबोला में भी फॉलो करेंगे, ठीक है ना। ये कोई पूछेगा एज सच, इसमें डाउट ही है, ठीक है ना, मतलब पूछ भी सकते हैं, ठीक है, पर नहीं पूछने के चांसेस इसमें ज्यादा हैं। इसकी डेरिवेशन नहीं आया करती, पर इसका फॉर्मूला इतनी ज्यादा जगह पे यूज होता है, मतलब क्वेश्चंस की ऐसी क्रूशियल स्टेज पे हम इसका फॉर्मूला यूज करते हैं कि इसकी डेरिवेशन के सारे स्टेप्स हमें क्वेश्चन में करने पड़ते हैं, ठीक है ना। तो मैं डेरिवेशन ऐसे पागल बनकर नहीं आपको बता रहा हूं, मैं इस कारण से बता रहा हूं ताकि क्वेश्चन के जो स्टेप्स हैं ना वो करते समय आपको ऐसा फील हो कि इसकी डेरिवेशन करते समय तो हमने पहले ही ये स्टेप्स किए हैं, ठीक है ना। तो मेरी आपको यही सलाह है कि एक बार इसकी डेरिवेशन वैसे ही प्रिपेयर करें जैसे पेपर में आनी हो, ठीक है ना। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। मान लिया जाए ये आपके पास में एक हाइपरबोला है, इस हाइपरबोला के ऊपर एक पॉइंट है P और दूसरा पॉइंट है Q। ये पॉइंट से जब मैं लाइन ड्रॉ करता हूं इस तरह से, तो ये फोकस में से पास होती है। आई होप सो दिस इज वेरी क्लियर। इसकी जो लेंथ होती है ना, इस लेंथ को हम नाम देते हैं लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। अब मान लिया जाए इसकी जो लेंथ है ये 2L है, तो मतलब यहां से यहां तक की जो लेंथ होगी दैट विल बी L और यहां से नीचे तक की जो लेंथ होगी दैट विल बी अगेन L, ठीक है ना। तो सेंटर से लेकर जो यहां तक का डिस्टेंस है बेटा, वो वाला डिस्टेंस हम क्या मानकर चलते हैं, वो वाला डिस्टेंस हम C मानकर चलते हैं। तो इसीलिए ये डिस्टेंस हो गया C एंड ये डिस्टेंस हो गया L, तो ये पॉइंट क्या माना जाएगा, C, L, मतलब x एक्सिस में C चला हुआ है और y एक्सिस पर L चला हुआ है, ठीक है जी। अब एक चीज हमेशा याद रखना कि हमारे पास में जो एलिप्स की इक्वेशन हुआ करती थी, मतलब इस तरह की एलिप्स की इक्वेशन हुआ करती थी, दैट वाज x² प्लस y² b² इक्वल टू 1। परंतु हाइपरबोलास की इक्वेशन एलिप्स की इक्वेशन से उल्टी होती हैं, तो उसमें क्या होएगा, इसकी इक्वेशन होगी x² माइनस y² b² इक्वल टू 1, ठीक है ना। तो कोई डिफरेंस नहीं होता एलिप्स और हाइपरबोला में, बस हाइपरबोला उल्टा होता है एलिप्स का। एलिप्स में यहां प्लस लगा है, हाइपरबोला में यहां क्या लगेगा, माइनस, ठीक है जी, ओके। अब इसी तरह से क्योंकि x और y सारे वो पॉइंट्स होते हैं जो हाइपरबोला के ऊपर लाई करते हैं, मतलब अगर हाइपरबोला के ऊपर P लाई कर रहा है तो मैं x और y की जगह पे P पुट करूंगा, अगर यहां पर ये लाई करता है तो मैं x और y की जगह पे ये लाई करूंगा, ठीक है ना। जो भी पॉइंट्स इस हाइपरबोला के ऊपर लाई करते हैं ना, मैं उसको किसकी प्लेस पर भरूंगा, x और y की प्लेस पर भरूंगा, ठीक है ना। ओके, तो एज C, L लाई ऑन हाइपरबोला, ठीक है ना। तो हम क्या बोल सकते हैं, हम बोल सकते हैं कि C² अपॉन A² प्लस L² अपॉन B², दिस विल बी इक्वल टू 1, ठीक है जी। अब अगली बात, ये जो C होता है, ये C होता है फोकाई का डिस्टेंस, और फोकाई के डिस्टेंस को हमने एसेंट्रिसिटी से ऑलरेडी कंपेयर किया हुआ है, दैट एसेंट्रिसिटी इज इक्वल टू C अपॉन A, तो वी कैन से C इज इक्वल टू AE, ठीक है ना। तो अगर मैं चाहूं, मैं ऐसा भी बोल सकता हूं कि ये AE, L है, तो C की प्लेस पर जब मैंने भरा, ये बन गया A² अपॉन A² माइनस L² अपॉन B² इक्वल टू 1। A² से घट गया A², तो हमारा इसेंट्रिसिटी का स्क्वायर माइनस L² अपॉन B² किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा, ठीक है ना। तो मेरे को निकालना तो L है, तो लेट अस डू वन थिंग, मैं यहां पर E² के साथ में 1 को इन्वॉल्व करता हूं, E² माइनस 1, L² अपॉन B² को मैं उधर ले जाता हूं, दैट इज L² अपॉन B², ठीक है ना। तो हमारे पास में L² अपॉन B² किसके बराबर आ गया, E² माइनस 1 के बराबर आ गया, ठीक है जी, ओके। इसी के ही साथ में अगर मैं B² को ऊपर ले जाऊं तो L² किसके बराबर आ जाएगा,
एल स्क्वायर। अब क्योंकि जब हमने ए स्क्वायर को इसके साथ में कैंसल आउट किया, हाँ तो बिल्कुल ठीक है, तो एल स्क्वायर को जब मैं ऊपर ले गया तो ये हमारा बन गया, मतलब बी स्क्वायर को ऊपर ले गया, ये हमारा बन गया बी स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू एल स्क्वायर। अब क्योंकि आप ऑलरेडी जानते हैं कि ई इज इक्वल टू सी अपॉन ए, ठीक है, और याद करो मैंने एलिप्स में आपको एक फॉर्मूला भी बताया था, दैट वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, तब भी मैंने आपको बताया था, दैट इज सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। याद होगा आपको, फोकाई डिस्टेंस मेजर एक्सिस एंड माइनर एक्सिस के बीच का रिलेशन था, ठीक है ना। ओके, तो देखो बहुत कुछ ऐसा है जो एलिप्स का इसमें यूज होता है। कोई बच्चा भूल जाए कि वो हाइपरबोला सीख जाएगा बिना एलिप्स को सीखे, आपको हाइपरबोला से पहले एलिप्स सीखना ही पड़ेगा, ठीक है ना। यदि आपने एलिप्स वाली वीडियो को नहीं सुना है, डायरेक्टली हाइपरबोला वाली सुनने आए हैं ये सोच के कि हाइपरबोला का क्वेश्चन आपके टीचर ने बोला है वो आएगा ही आएगा पेपर में, तो पहले बेटा एलिप्स सीखिए, ठीक है ना। ओके, तो ऐसे में मैं चाहूं तो अब ई को क्या बोल सकता हूं, सी अपॉन ए, तो बी स्क्वायर हमारा बन जाएगा सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू एल का स्क्वायर, ठीक है ना। तो अब जब मैं इसका एलसीएम लूंगा तो एलसीएम लेने के बाद में ये बन जाएगा बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू एल का स्क्वायर, ठीक है। अब ए स्क्वायर को अगर मैं इधर ले आऊं तो सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर हो जाएगा, तो ये बन गया हमारा बी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू एल का स्क्वायर, तो ये बन गया बी रेज टू द पावर 4 अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू एल का स्क्वायर, ठीक है जी। ओके, तो ऑलरेडी हमारे पास में जो आ चुका है वो क्या है, दैट एल इज इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन ए। अब क्योंकि ये जो लेंथ थी ये सिर्फ इतनी ली थी, पूरी लेटस रेक्टम की लेंथ तो ये है ना, तो इसका डबल करना पड़ेगा, तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स एल विल बी इक्वल टू 2b स्क्वायर अपॉन ए, ठीक है ना। ओके, तो इसी के ही साथ में हमने लेटस रेक्टम का फॉर्मूला बढ़िया से एनालाइज कर लिया, अब कोई टेंशन नहीं, अब क्वेश्चंस बिंदास होंगे, ठीक है ना। ओके, तो बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। इससे पहले आप इसको नोट डाउन कर लो, ठीक है, और क्वेश्चन को कर लो रीड, वो आपके सामने रखा हुआ है पहला क्वेश्चन। ओके, तो बेटा पहला क्वेश्चन आपको ये बोलता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला विद फोकाई 0, प्लस माइनस 3। तो फोकाई क्या होता है 0, प्लस माइनस सी, ठीक है ना, और यही इन्होंने हमें क्या दिया हुआ है 0, प्लस माइनस 3, तो इनडायरेक्टली एक तरह से सी की वैल्यू क्या दी हुई है आपको 3 दी हुई है, ठीक है ना। ओके, क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते ही हमने आधा एनालिसिस कर लिया। अब एक बात आप मेरे को बताओ कि हाइपरबोला में फोकाई अगर y एक्सेस पर आए दैट मींस वो कौन सा हाइपरबोला है, वो हमारा वर्टिकल हाइपरबोला है, ठीक है ना, स्टैंडर्ड वर्टिकल हाइपरबोला है। तो स्टैंडर्ड वर्टिकल हाइपरबोला की क्या इक्वेशन होगी, देखो ऐसे वाला जो हाइपरबोला होता है ना, इसकी इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, क्योंकि ट्रांसवर्स एक्सिस जो होता है वो किस पर लाई कर रहा होता है, एक्स एक्सिस पे ना, और ट्रांसवर्स एक्सिस की लेंथ ही तो होती है 2a, ठीक है ना। तो इसी कारण से एक्स एक्सिस पर a लाई कर रहा होता है तो x के नीचे आता है a, परंतु अगर मैं ऐसे वाले हाइपरबोला की आपसे बात करता हूं तो बेटा ये वाली लेंथ होती है अब 2a, तो मतलब y एक्सिस पर a लाई करता है, तो इसकी इक्वेशन क्या होगी, ओ यहां पर प्लस की जगह पर माइनस आना होता है। एलिप्स पढ़ते पढ़ते हमें आदत पड़ी होती है, ध्यान रखना इस चीज का, ठीक है ना। तो जब मैं बात करता हूं वर्टिकल हाइपरबोला की तो उस समय y के नीचे आता है क्या a, तो हमारा बन जाएगा वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, ठीक है ना। तो कब आपका एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर लगेगा और कब आपका वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर लगेगा, ये आपके सामने मैंने आपको शो कर दिया, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए ऑब्वियसली ये हमारा कौन सा हाइपरबोला है, ये हमारा वर्टिकल हाइपरबोला है।
तो इसकी इक्वेशन क्या होगी, वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है ना। इन्होंने हमें इसके साथ में इसके एक वर्टिसेस भी दिए हैं। वो वर्टिसेस कौन से दिए हुए हैं, वो वर्टिसेस हमें दिए हैं 0, प्लस माइनस √11/2। वो ये वाले हमें इन्होंने वर्टिसेस दिए हैं। ठीक है ना। तो ये जो √11/2 आपको दिया हुआ है, ये इन्होंने कौन सी वैल्यूज दी हैं, ये इन्होंने ये वाली वैल्यूज दी हैं। इन्हीं दोनों पॉइंट्स को ही हम बोलते हैं ना वर्टिसेस। ठीक है ना। तो ये वाला कोऑर्डिनेट क्या होता है 0, a, ये वाला कोऑर्डिनेट क्या होता है 0, -a। तो एक तरह से इन्होंने हमें वर्टिसेस के रूप में 0, प्लस माइनस a की जगह पे क्या दिया हुआ है 0, प्लस माइनस √11/2। देख सकते हो ना, यही है दोनों वर्टिसेस। तो अगर वर्टिसेस लिखने हो तो मैं 0, प्लस a एंड 0, -a लिखूंगा, तो उसकी प्लेस पर इन्होंने हमें ये दिया हुआ है। तो बेटा आपके पास में a की वैल्यू क्या आ जाती है √11/2। अब सवाल खड़ा हो जाता है b की वैल्यू निकालने का। तो b की वैल्यू निकालने के लिए हमें एक फॉर्मूला बताया हुआ है एलिप्स के टाइम से। क्या फॉर्मूला होता है कि c का स्क्वायर हमेशा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के बराबर होता है। बस इसको अपने दिमाग में बिठा लेना, कभी भूलना नहीं चाहिए। ठीक है ना। तो क्योंकि मेरे पास अब c भी शामिल है, c कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर विल बी 9 इज इक्वल टू a का स्क्वायर कितना होएगा 11/4 प्लस b का स्क्वायर। तो बेटा b के स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 9 - 11/4। इसका एलसीएम हमने लिया, दिस विल बी 36 - 11/4 इज इक्वल टू b का स्क्वायर। तो फ्रॉम हियर वी कैन से दैट b स्क्वायर इज इक्वल टू 25/4। तो एज अ रिजल्ट हमारे पास में ये इक्वेशन क्या बनेगी, y स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर क्या है 11/4 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ये b स्क्वायर क्या है 25/4 इज इक्वल टू 1। तो इसका जब आपने रेसिप्रोकेट किया, ये बन गया 4y स्क्वायर अपॉन 11 माइनस 4x स्क्वायर अपॉन 25 इज इक्वल टू 1। दिस इज आवर इक्वेशन। ठीक है ना। तो ये था भाई साहब हमारा हाइपरबोला। ठीक है, 4y स्क्वायर अपॉन 11 माइनस 4x स्क्वायर अपॉन 25 इज इक्वल टू 1। ठीक है। तो किया क्या है, बस वो बेसिक फॉर्मूला, ये फॉर्मूला ही नहीं हमारा साथ छोड़ने में आता है, एलिप्स में भी बड़ा यूज होता था, इसमें भी हो रहा है। ठीक है ना। तो ये एक्चुअल में इंपॉर्टेंट है। अब अगला क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का है और थोड़ा लेंथी भी है, उसको हम करना शुरू करते हैं। रीड कर लो फटाफट। ओके। तो बेटा अगले क्वेश्चन में आपको उन्होंने बोला है कि एक हाइपरबोला है जिसका फोकाई है 0, प्लस माइनस √10। ठीक है ना। तो फोकाई हमें दिया हुआ है 0, प्लस माइनस √10, यानी कि हम इसको क्या लेते हैं 0, c। ठीक है ना। तो बेटा काइंड ऑफ ये हाइपरबोला कौन सा होने वाला है, तो अगर फोकस इसका y एक्सेस पर लाई कर रहा है तो ये हाइपरबोला भाई साहब ये होगा। ठीक है। तो c की वैल्यू हमारे पास में क्या है √10। बात समझ में आ गई। ठीक है। अगली बात, उन्होंने हमें ऐसा बोला कि ये जो हाइपरबोला है ये पास कर रहा है, मतलब इसका पासिंग पॉइंट है, इसका पासिंग पॉइंट है 2,3, ये दिया हुआ है पासिंग पॉइंट इसका 2,3 है। तो ऑलरेडी हम जानते हैं ऐसे के हाइपरबोला की इक्वेशन ये होती है y स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है ना। तो x और y की प्लेस पर मैं ये पासिंग पॉइंट को पुट कर सकता हूं कि जो भी पॉइंट्स उस हाइपरबोला पर आ रहे हैं तो वो x और y से ही तो रिप्रेजेंट हो रहे हैं। ठीक है ना। तो पुटिंग 2,3 इन इक्वेशन 1। ठीक है ना। दिस इज इक्वेशन 1। तो जब मैं इसमें इसको पुट करता हूं ये हमारे पास में आ जाएगा 9 अपॉन a स्क्वायर माइनस x की प्लेस पर हम 2 भरेंगे 4 अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है। अब इसी तरह से जब आपने इसको थोड़ा सा सॉल्व किया तो
सॉल्व भी हम तरीके से करते हैं इस बार, ठीक है, ताकि लेंथ इसकी थोड़ी कम हो जाए। आप जानते हो सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो आप बेटा बी स्क्वायर की प्लेस पर क्या लिख सकते हो, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। और क्योंकि आप एक और चीज जानते हो कि इसेंट्रिसिटी इज इक्वल टू सी अपॉन ए, तो सी विल बी इक्वल टू ए ई, ठीक है ना। तो जब मैं इसको इसमें पुट करूंगा तो सी की वैल्यू क्या होगी, ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर, ठीक है। तो जब हमने बी स्क्वायर की वैल्यू को ये निकाल लिया ना, ए के इन टर्म्स में निकाल लिया, अब इसमें पुट करते हैं। हमारा ये बन गया 9 अपॉन ए स्क्वायर माइनस 4 अपॉन बी स्क्वायर की प्लेस पर लिखा ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ठीक है ना। आई होप सो दिस इज वेरी क्लियर। अब इसका मैंने एलसीएम लिया, ये बन गया 9 इंटू ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ठीक है। इसके नीचे ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, ये होगा ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इस तरह से। जब इसको हमने मल्टीप्लाई किया, ये बन गया 9 ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 9 ए स्क्वायर माइनस 4 ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर को जब हमने इससे किया, एक काम करो ए स्क्वायर को कॉमन ले लो इसमें से, ठीक है ना। तो दिस विल बिकम ए रेज टू पावर 4, तो ए रेज टू पावर 4 इंटू ई स्क्वायर माइनस 1, ऐसे डिनोमिनेटर में है तो न्यूमिनेटर में इस तरह से। दिस विल बिकम 9 ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 13 ए स्क्वायर अपॉन ए रेज टू पावर 4 इंटू ई स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 1, ठीक है ना। अब बेटा आप एक काम कर सकते हो, आप चाहो तो ए स्क्वायर को न्यूमिनेटर में से भी कॉमन लेकर डिनोमिनेटर के साथ में डिवाइड कर सकते हो, ठीक है ना। ए स्क्वायर को ऊपर से कॉमन लेकर इसके साथ में काट दिया तो यहाँ ओनली ए स्क्वायर बच गया। तो एज अ रिजल्ट हमारे पास आ गया 9 ई स्क्वायर माइनस 13 इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। एकदम आपके सामने है रिजल्ट, ये आपके पास में आ जाएगा, ठीक है। इसको जब आपने सॉल्व किया तो आपका बन जाएगा 9 ई स्क्वायर माइनस 13 इज इक्वल टू ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। ऐसा करने के बाद इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आपको सॉल्व करना पड़ेगा फॉर द वैल्यू ऑफ ए, ठीक है। अब ये इधर भेज दिया हमने, ये बन गया ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 9 ई स्क्वायर माइनस 1 प्लस 13, दिस इज प्लस 12 इज इक्वल टू 0, ठीक है जी। तो ऐसा करने के बाद अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को इस प्रकार आपको सॉल्व करना है ताकि आपके पास में ए स्क्वायर की वैल्यूज आपके सामने आ जाए, ठीक है ना। नाउ लेट अस सॉल्व फॉर ए। सबसे पहली बात तो ये है, जो भी चीज के लिए हम सॉल्व करना चाहते हैं ना, वो चीज यहां पर अकेली होनी चाहिए, ठीक है। तो अगर मैं चाहूं तो मैं ई स्क्वायर के साथ में पूरे को डिवाइड कर देता हूं। ई स्क्वायर के साथ में अगर मैंने पूरे को डिवाइड कर दिया इस तरह से, ई स्क्वायर को अगर मैंने कॉमन ले लिया तो बेटा इसके पास था इसने दे दिया, इसके पास भी है इसने भी दे दिया, और इसके पास नहीं है इसके साथ में क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। फिर ई स्क्वायर को मैंने उधर भेज दिया, उधर भेजकर ये ई स्क्वायर नष्ट हो गया, ठीक है ना। तो एज अ रिजल्ट हमारे पास क्या बचा, ए स्क्वायर माइनस 9 प्लस 12 अपॉन ई स्क्वायर इक्वल टू 0। अब ई की वैल्यू क्या होती है, ई की वैल्यू बेटा, ई की वैल्यू होती है सी अपॉन ए, ठीक है जी। सी की वैल्यू है यहां पर √10, ठीक है। सी की वैल्यू है √10 एंड ए को अभी हम ए ही रहने देते हैं। तो ई का जो स्क्वायर होगा दैट विल बी 10 अपॉन ए का स्क्वायर। आई होप सो कोई शक नहीं है इसमें, ठीक है ना। तो मैंने यहां पर क्या किया, ए स्क्वायर माइनस 9 प्लस 12 अपॉन ई स्क्वायर की जगह पर लिख दिया 10 अपॉन ए स्क्वायर चला गया न्यूमरेटर में इस तरह से, ठीक है। तो ऐसा करने के बाद
हमारा जो रिजल्ट आता है वो आता है a स्क्वायर प्लस 12/10 a स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, इन दोनों में से हमने a स्क्वायर को लिया कॉमन। ठीक है, दिस विल बी 1 प्लस 12/10 माइनस 9 इज इक्वल टू 0। तो a स्क्वायर की वैल्यू आपके पास में आ जाएगी a स्क्वायर इंटू 1 प्लस 12/10 इज इक्वल टू 9। ठीक है, तो a स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास में आ गई 10 प्लस 12 इज 22/10 इज इक्वल टू 9। ठीक है, तो a स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास में आएगी 9 इंटू 10 इज 90/22। ठीक है, तो ऐसा करके बेटा a की इंडिविजुअल वैल्यू आपके पास में आ सकती है, जैसे 90 का रूट अपॉन 22। तो a की वैल्यू आपके पास में आ गई रूट ऑफ 90/22। इसको जब आपने थोड़ा सा भी कैंसल आउट किया, दिस विल बी 45/11। ठीक है ना, तो a विल बी इक्वल टू रूट 45/11। आई होप सो दिस इज वेरी क्लियर। अगर a की वैल्यू आपके पास में आ चुकी है तो अब किसकी वैल्यू निकालनी चाहते हो आप? अब b की वैल्यू ऑब्वियसली आप निकालनी चाहते हो। तो बेटा b की वैल्यू क्या होगी? फॉर्मूला आप जानते हो, c आपके सामने है, a आपके सामने है, तो b निकालना कौन सा औखा है? क्या फॉर्मूला होता है? c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर। ठीक है ना, तो बेटा c का स्क्वायर हो गया 10 माइनस a का स्क्वायर हो गया 45/11 इज इक्वल टू b का स्क्वायर। दिस विल बी 10 इंटू 11 इज 110। ठीक है ना, मतलब 11 को 10 से करेंगे 110 आ जाएगा, माइनस 45/11 इज इक्वल टू b का स्क्वायर। तो 110 में से यदि हमने 45 को माइनस किया, ठीक है, तो हमारे पास में क्या आ जाएगा? 110 में से 45 को अगर आपने माने, 110 में से अगर 40 को माइनस करते हैं तो 70 आता है, 5 को और माइनस करते हैं तो 65 आता है। दिस विल बी 65/11 इज इक्वल टू b स्क्वायर। ठीक है ना, तो अब कुछ नहीं करना आपको, बस आपको पुट करना है अपने फॉर्मूले में। यही था ना हमारा फॉर्मूला। तो इसमें जब हमने पुटिंग की तो y स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर के प्लेस पर आ गया 45/11, 45/11 माइनस x स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर के प्लेस पर आ गया 65/11 इज इक्वल टू 1। 11 जो है वो पलटी मारकर न्यूमरेटर में जाएंगे इस तरह से। तो 11 y स्क्वायर अपॉन 45 माइनस 11 x स्क्वायर अपॉन 65 इज आवर आंसर। ठीक है, ये आंसर निकालने के बाद आपको ये समझ में आ गया कि कैलकुलेशंस भले ही थोड़ी सी डिफिकल्ट हो जाएं, पर अगर ये फॉर्मूलाज आपके साथ में, आपको देखो कैलकुलेशंस डिफिकल्ट भी क्या है, बस एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही सॉल्व करनी पड़ी है आपको। हाँ, इतना आपको करना पड़ सकता है हाइपरबोला के इक्वेशन में, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। ठीक है ना, देखो क्वेश्चन ये 5-5 नंबर में भी देखने को मिला हुआ है। ठीक है ना, तो आपको क्या करना है, आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले पार्ट को ज्यादा से ज्यादा क्या है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी वाला फॉर्मूला लगाकर इसको सॉल्व कर दो। बस एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले पार्ट को आपको हल करना आना चाहिए और साथ में आपको कुछ सेट ऑफ फॉर्मूले पता होने चाहिए। तो 100% गारंटी आपका हाइपरबोला नहीं अटकता। ठीक है जी, ओके। इसी के ही साथ में आज की क्लास के अंदर हमने कोनिक सेक्शन की सारी बातें खत्म कर दी। अगली क्लासेस में हम कोनिक सेक्शंस के वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और कुछ शॉर्टकट ट्रिक्स भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।